कितने बच्चे हैं ये ग्रुप वाले? तो आपको नहीं पता JEE क्या होता है? तो कल IIT का पेपर था बेटा, आप पीछे चले जाइए। इतने आगे रहेंगे मैं डर जाऊंगा। कहाँ गई आपकी दोस्त? क्यों? आपकी दोस्त भी नहीं आई? अच्छा, उसकी दोस्त भी नहीं आई, दोनों के दोस्त नहीं आए तो दोनों आपस में दोस्त बन गए। क्या बात है, अच्छी बात है। देखो, जिन बच्चों का आज फर्स्ट लेक्चर है वो बिल्कुल परेशान ना हो। आज का टॉपिक बाकी टॉपिक से अलग है, तो आपका बैकअप नहीं भी हुआ होगा, कोई बात नहीं। मैंने लास्ट टाइम आपको हिंट किया था कि एटॉमिक मॉडल्स थोड़ा पढ़ के आना। नहीं पढ़ के आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सर जैसा आप बोलोगे वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ पढ़ा थोड़ा बहुत एटॉमिक मॉडल स्वरा। सर तो यार बोलते रहते, अपने को थोड़ी फॉलो करना है। नहीं पढ़ा? थोड़ा पढ़ा। कितने मॉडल्स पढ़े? कितने मॉडल्स होते हैं ये तो बता दो। एटॉमिक मॉडल्स कितने होते हैं? हाँ, सोचो। चलो बेटा, कोई बात नहीं। तो बात यहां तक ऐसी थी कि वो ऐसे टीवी सीरियल में नहीं रिकैप आता है। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। कैथोड रेस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेस मतलब फ्लो ऑफ प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1932 में, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवा के। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बाद में पढ़ा दूंगा ये। अब बेटा हेडिंग लगाइए, एटॉमिक मॉडल्स। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन से। 1897 से पहले हम ये मानते थे कि सब्सटेंस का जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है। एटम के बियॉन्ड और कुछ नहीं। सबसे छोटे से छोटा यूनिट, और ये हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है परमाणु करके। तो परमाणु से भी छोटे स्केल पर और कुछ नहीं है। ये कब तक माना जाता था? 1897 से पहले कि भाई एटम है, बात खत्म। और वो डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़ी होगी आपने। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसा वर्ड सुना भी होगा। मतलब एटम को सबसे ज्यादा फंडामेंटल यूनिट माना गया कि भाई एटम से बियॉन्ड अब और कुछ नहीं है। अब किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जैसे ये पेन है, इसको मैं तोड़ दूं, दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा साइड में रखो, दूसरा टुकड़ा फिर से तोड़ू, ऐसे इन्फाइनाइटम तोड़ते जाओ, तो लास्ट में जो पार्टिकल बचेगा वो एटम होगा। एटम को आप तोड़ नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कहता, डाल्टन कहता था। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी थी ना। क्या बात करते हो, एटॉमिक थियरी पढ़े हो कि नहीं? जॉन डाल्टन।
पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डार्ट, DAT, उसके पोस्टुलेट लिखेंगे। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले एटम के बारे में क्या कहानी थी वो लिखो। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ये हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, बट यहां लिमिटेशंस के साथ पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी शॉर्ट में उसको बोलेंगे डार्ट, DAT। उसमें लिखना पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी आर एज फॉलोज। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी आर एज फॉलोज। Number 1, every substance in a universe, every substance in a universe is made up of, every substance in a universe is made up of some fundamental particle, some fundamental particle which is known as atom, which is known as atom. Atom is indivisible, उसी में लिखना है, नहीं पोस्टुलेट 1 में ही, एटम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है बेटा कि इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो सर जॉन डाल्टन 1808 में एटम के बारे में ये मानते थे। एक किताब लिखी थी उन्हें, द न्यू केमिकल फिलोसॉफी। ये जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने सुना भी होगा, द न्यू केमिकल फिलोसॉफी करके एक किताब थी, उसमें डाल्टन ने ये बातें लिखी हुई थी। कब की बात है ये? 1808, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से लगभग 90 साल पहले। तो ये जो टाइम था ना बेटा, लगभग एक सेंचुरी तक सब यही मानते थे कि एटम ही है और कुछ नहीं है, बस तुम ही हो, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। लास्ट कौन है? एटम। तो एटम के बारे में डाल्टन क्या कहता था कि एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, अर्थ नहीं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब किससे बना हुआ है? एटम से। तो जो किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लासरूम है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स किस चीज से बना हुआ है? ब्रिक, ईंट। तो इस, और ईंट किससे बनी है? माटी से। तो अगेन आप पार्टिकल पर पहुंच गए। तो किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट जो होगा वो क्या होगा? एटम। एंड एटम इज अनडिविजिबल। एटम को आप तोड़ नहीं सकते। आपके स्कूल में वो चौक आता है कब? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसपे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। अब तो मार्कर वार्कर आ गई सब। तो आप इमेजिन करो एक चौक है, चौक को आप तोड़ दो, एक टुकड़ा साइड में रखो, एक टुकड़ा पकड़ो, उसको फिर से तोड़ दो, एक टुकड़ा साइड में रखो, एक को फिर से तोड़ दो, फिर से तोड़ दो। कब तक तोड़ोगे आप? जब तक उसके 10 पार्टिकल ना बन जाए। अब उस 10 पार्टिकल को तोड़ के बताओ, तो अब पॉसिबल नहीं है। तो जो लास्ट चीज बची जिसको आप तोड़ नहीं सकते वो एटम। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्लियर। आराम से समझना, देखना हम हिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ ये सब। पॉइंट 1। पॉइंट 2, atoms of same element, atoms of same element are identical in nature and behavior. Atom of same elements are identical in nature and behavior, including their mass, including their mass. But atoms of different elements
but atoms of different elements are different in behavior and mass. Atoms of different elements are different in behavior and mass. बेटा एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, उनका नेचर भी सेम होगा, उनका बिहेवियर भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा। जैसे कि ये पेन है मान लो, और ये रिमोट है, तो ये पेन किससे बनी हुई है? बहुत सारे पेन के एटम से, इतने सारे एटम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये रिमोट भी किससे बना है? बहुत सारे एटम से। पर इसका एटम और इसका एटम अलग अलग है ना, इसके एटम का बिहेवियर और इसके एटम का बिहेवियर अलग अलग है, इसके एटम की प्रॉपर्टी और इसके एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग है। बट इसका ये वाला एटम और इसका ही ये वाला एटम, ये दोनों तो सेम होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, उनका बिहेवियर भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा। तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम, मान लो ये पेन जो है वो 100 एटम से बना है, ऐसा मान लो, ऐसा है नहीं, अज्यूम करो ये 100 एटम से बना है और ये भी 100 एटम से बना है। तो इसके 100 एटम सभी के सभी सेम होंगे, सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, उनका मास, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिहेवियर सब सेम होगा। इस रिमोट के 100 एटम का भी सेम होगा, बट इसके एटम की प्रॉपर्टी और इसके एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो आपने पोस्टुलेट नंबर 2 में यही लिखा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर और आइडेंटिकल इन नेचर, बिहेवियर इंक्लूडिंग मास। उनका मास, नेचर, बिहेवियर सब सेम होगा, बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इसकी प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी प्रॉपर्टी है लिखना और उसकी प्रॉपर्टी है कैमरा को एडजस्ट करना। इसकी और उसकी एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, सिवाय सॉलिड सॉलिड, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, केमिकल बिहेवियर तो बिल्कुल ही अलग होगा। पोस्टुलेट नंबर 2 क्लियर? चलिए आगे लिखिए पोस्टुलेट नंबर 3। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine in a simple ratio. Atoms of different elements combine in a simple ratio to form compound. To form compound. बेटा एक ही एलिमेंट के एटम का बिहेवियर सेम होता है, बट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम अगर कंबाइन हो तो उससे नया कंपाउंड बनता है। अच्छा, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए छोटी छोटी बात बता देता। क्या हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में है? यस। क्या ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में है? यस। जो पीरियोडिक टेबल में है उसे कहते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट कितने हैं? 118। बहुत तो जाने दो, आपको पता है ना हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो बेटा ये हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम दोनों मिलकर बनाएंगे कंपाउंड। क्या बनाएंगे? कंपाउंड। फिर बैलेंस करने के लिए हम ये करते हैं, ये सब चोचलेबाजी है। ये बैलेंस हो गया, गलत तरीके से करते थे, बताया हुआ है मैंने, बट वही तरीका कंटिन्यू करो, चलो कोई बात नहीं। कार्बन एलिमेंट है बेटा, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, तो उन दोनों के एटम कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाल्टन कह रहा है। डाल्टन की आत्मा आ गई है मुझ में, तो मैं आपको ये सब समझा रहा हूं, ठीक है? कि भाई आज से 300 साल पहले मैंने ये कहा था। चलिए ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, उसी पॉइंट में लिखना है, इन अ केमिकल रिएक्शन only reorganization of atom take place. Only reorganization in a chemical reaction, only reorganization of atoms take place. आपका ए ग्रुप है कि बी ग्रुप है? क्या नाम है आपका? आपका पेपर खत्म नहीं होगा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, डेली एक पैराग्राफ लिखो स्पीड में, हैंडराइटिंग की भाड़ में, स्पीड बढ़ाओ। बेटा मैथ्स में ना हैंडराइटिंग से फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में तो साइन थीटा बहुत अच्छे हैंडराइटिंग से लिख या गंदे हैंडराइटिंग से लिख, दोनों केस में नंबर मिलेंगे। हैंडराइटिंग का फर्क पड़ता है केमिस्ट्री में। तो आप लोग ऐसा मत समझो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को हम एक ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तीनों अलग अलग फिलोसॉफी है। साइंस में एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है मैथ्स, एक होता है बायोलॉजी। उसमें से मैंने केमिस्ट्री में 11 12 करके ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसमें से भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया। उसमें भी मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसमें भी मैं हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पीएचडी करूं। तो केमिस्ट्री में ही इतनी सारी चीजें हैं। तो जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ोगे, बर्बाद हो जाओगे, दोनों में नंबर नहीं आएंगे। तो दिमाग खोलो, ये 10th जैसा नहीं है। मैथ्स में आप कैसे ही लिख लो, हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। केमिस्ट्री में हैंडराइटिंग मैटर्स, बट इतनी अच्छी हैंडराइटिंग का भी क्या फायदा कि पेपर ही खत्म ना हो, 100 में से 90 मार्क्स का ही लिख पाओ, 10 नंबर का छूट गया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बोर्ड का पेपर खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि 1 घंटे में 50 MCQ और 2 घंटे में 50 मार्क्स का पेपर, ये मजाक बात नहीं है। इसलिए हम बोर्ड के एग्जाम से कम 100 नंबर के 10 पेपर लिखवाते हैं। और अभी मैंने बोला ना कि कल एडवांस का पेपर था, सुनने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है सर, था तो था। संडे 6 घंटे, पहला सेशन था सुबह 9:30 से 12:30, सॉरी 9 to 12। दूसरा सेशन था 2:30 से 5:30। संडे को आप लोगों को पढ़ने की आदत ही नहीं है। अभी आपको बोलो ना संडे 6 घंटा पढ़ो तो धुआं निकल जाएगा। और एडवांस का पेपर देना विदाउट कैलसी, 35% मार्क्स पर तो सिलेक्शन हो जाता है। बताओ, आप जो 90% लेकर आए हो ना, 35% पर आपको आईआईटी मिल जाएगी। 360 नंबर का पेपर होता है अप्रोक्स, ये भी फिक्स नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं 10th में आपका मैथ्स का पेपर कितने मार्क्स का था, 12th में कितने मार्क्स का आएगा, 100। एडवांस का कितने मार्क्स का आएगा पता नहीं। ये तो पिछले कुछ सालों से फिक्स हो गया 360। वरना कभी पिछले साल का हिस्ट्री देख लेना गूगल में, एडवांस का पेपर आया 474 मार्क्स का। आप एग्जाम देके आओगे ना, आपको पता ही नहीं आपने कितने मार्क्स का पेपर दिया। घर आके टोटल करोगे तब पता चलेगा, अच्छा 474 मार्क्स का पेपर। तो कितने मार्क्स का पेपर है वही नहीं पता होता, पहली बात। इसका 50% कितना होता है, 180। तो 100 नंबर लिया बस, 360 में से 100 बस, तुझे आईआईटी मिल जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी की उम्मीद मत करना कि 100 नंबर पे मुझे आईआईटी दिल्ली मिल जाएगी, ऐसा नहीं। आईआईटी इंदौर और वो सब, आईआईटी गांधी, वो सब मिल जाएगा। ब्रांच भी कॉम्प्रोमाइज करना, पर कहने का मतलब 100 तो ना। आपसे 10th में पूछते पेपर कैसा गया, अच्छा गया, ठीक था, थोड़ा टफ था। एडवांस वालों को पूछो पेपर कैसा गया, मालूम नहीं, घर जाके देख के बताएंगे।
कि ये सवाल कहाँ था साला, कहाँ, मुझे तो दिखा ही नहीं कभी। तो ये मजाक नहीं है, बी सीरियस। साइंस लेंगे अभी तो सोच रहे हैं, यहाँ देख ले वहां देख ले, अबे तो तुझे देखने आएंगे सब। बच्चे का ना वो क्लियर ही नहीं होता, चार जगह पढ़ेगा, इधर गया फलानी जगह गया, ठीक तू तू पढ़ना चुपचाप। और क्या करना है, आईआईटी करना है। आईआईटी के फुल फॉर्म के अलावा उसको कुछ नहीं आता। कितने मार्क्स का पेपर होता है, कट ऑफ क्या होता है, जहां जहां बोर्ड लगाया हुआ है ना कि हम जेडबल नीट पढ़ाते हैं, उनको पूछना पिछले साल का कट ऑफ क्या था, नहीं बता पाएंगे वो। तो हवाबाजी करना कि हम जेई नीट कराएंगे और एक्चुअल में करवाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और आप लोग, आप वो जनरेशन से हो जिनको सिर्फ हवाबाजी पसंद है, बड़ी बड़ी बातें। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, गाड़ी लेके आए सर, मेरे सर ने रॉलेक्स पहनी है, तो तुझे दे देगा क्या वो? गजब टीचर है मेरा, किसी का फैन बनने थोड़ी आया तू, पढ़ने आया है ना। बच्चे ना टीचर के फैन हो जाते हैं, टीचर को सेलिब्रिटी मानते हैं। और टीचर करता भी ऐसा, जीन्स टी शर्ट पहन के आएगा। भाई हमारे समय तो ऐसा नहीं होता था, टीचर की भी कोई गरिमा होती है कि नहीं। जीन्स पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, फिर ऐसे ऐसे करके बॉडी दिखाएगा। अरे जिम ट्रेनर है तो बच्चे को पसंद भी है। क्यों? टीचर तो देख मेरा कितना हीरो है। एक बात बताओ, सलमान खान का फैन होना अलग बात है, उसको देख के एक्टिंग करना दूसरी बात है। आपको स्विमिंग सीखना है तो यहाँ कांकरिया स्विमिंग पूल है, वहां जाके खड़े हो जाओ, उसको स्विमिंग करते हुए देखो, तुझे भी स्विमिंग आ जाएगा क्या? कि पूल में कूदना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे? तो ऐसी बात है, देख के फैन हो जाते हैं। और वहां तो अलग, अलग कहानी है ऑनलाइन दुनिया में तो, है ना, टीचरों की आर्मी चलती है, वीपी सर आर्मी, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आर्मी अटैक, वो सब फेल होने वाले, सब सब फालतू बच्चे जो कमेंट करेंगे ये है वो है। फैन नहीं होना है, पढ़ना है। जो भी टीचर है जिसके साथ आपका ट्यूनिंग सेट हो गया है, उनके साथ पढ़ो, उनके फैन मत हो। एक साल दो साल बाद पढ़ के जब आप आईआईटी में पहुंचोगे ना, तब पता चलेगा रियल टीचर क्या होते हैं। अभी 11 12 में हो, ठीक है, पढ़ाई करो। ये सब बातों में क्या लिखा है यार, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लास्ट पोस्टुलेट में फिर से बता दो। अच्छा ये बात तो समझ गए ना। अच्छा, कंपाउंड बन गया। और एटम का बेटा ये कहते हैं कि एटम ना तो बन सकता है ना तो आप उसको तोड़ सकते हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का बस रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन। आप एनर्जी कंजर्वेशन भी तो पढ़े थे ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वैसे ही एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप उसको बना नहीं सकते लेबोरेटरी में कि चलो घर जाके मैं पेन का एटम बना दूं। ऐसा नहीं होगा, घर जाके मैगी बनती है, एटम नहीं बनते। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी डार्ट आपकी 22 अक्टूबर से फर्स्ट एग्जाम है, उसमें ये थियरी आई उनकी। ठीक है, तो 1808 में जब लोगों को खाने के वांदे थे, लोग पेड़ पे चढ़ के आम और गुठलियां तोड़ के खाते थे, उस जमाने में डाल्टन एटम के बारे में ये सब कहता था। तो सीधी बात है, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी बात सब मान लेंगे कि भाई ठीक है, डाल्टन सर ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा होता होगा। धीरे 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 पता चला कि ये सब गलत है। तो लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अभी मेरे अंदर से डाल्टन की आत्मा चली गई है, क्योंकि अब मैं उसको गलत साबित करने वाला हूं। मैं नहीं, साइंस से गलत साबित किया, कैसे किया वो बस मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, पोस्टुलेट नंबर 1 ये कहता था कि यूनिवर्स का हर एक सब्सटेंस एटम से बना है। सही है। एटम इज अनडिविजिबल, गलत है। लिखो, पहली पोस्टुलेट का काउंटर आंसर है एटम इज डिविजिबल। लिमिटेशन में पॉइंट नंबर 1, इज डिविजिबल। एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसे में लिखना है एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटर ऑफ एटम,
and other part than center. Other part than center. तो कहने का मतलब डाल्टन का पहला पोस्टुलेट गलत है। एटम अनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। भाई आपको पता है ना, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है। तो ये सब एटम के अंदर की बात है। एटम के दो पार्ट है, कितने? एक है सेंटर पार्ट और दूसरा सेंटर के अलावा जो दूसरा बचा वो पार्ट। तो भी एटम तो डिविजिबल है, उसके दो पार्ट हो गए हैं। तो पहली पोस्टुलेट गलत। दूसरी पोस्टुलेट लिखो। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट may have different properties, may have different properties. Example, isotopes. भाई डाल्टन ने दूसरी पोस्टुलेट में क्या कहा कि इस पेन के सारे एटम सिमिलर होंगे, उनका बिहेवियर सिमिलर होगा, उनका नेचर सिमिलर होगा, इंक्लूडिंग मास। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन एलिमेंट है, बताओ तो। अच्छा, बट हाइड्रोजन एलिमेंट के तीन तरह की स्पीसीज है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसे हम आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नए बच्चे उनको बाद में पढ़ाऊंगा। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इनका मास भी अलग अलग है। इसका मास कितना है? 1, इसका मास 2, इसका मास 3। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के ही तीन अलग अलग आइसोटोप, तीनों के मास डिफरेंट। तो सेकंड पोस्टुलेट भी गलत है। ऑक्सीजन का देखो, यहां मास कितना है और इसमें, तो आइसोटोप के केस में पोस्टुलेट नंबर 2 काम नहीं करता। और ऐसे कितने सारे एलिमेंट के आइसोटोप है? आइसोटोप का मतलब होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। आपको 1 to 20 के एटॉमिक नंबर पता होंगे ना। हाइड्रोजन का 1, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन का 8। हाँ, तो अभी के लिए ये एग्जांपल लिख लो, आपके बैकअप में ये सारी चीजें आपको फिर से पढ़ाई जाएगी बाद में। बेटा दूसरी पोस्टुलेट भी गलत है कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम का बिहेवियर सेम हो, ये जरूरी नहीं है। आइसोटोप के केस में ये काम नहीं करता। थर्ड पोस्टुलेट में वो कहता है कि कंपाउंड बनता है सिंपल रेशियो से, तो उसका भी लिमिटेशन लिख लो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स always combine in a simple ratio is not necessary. Always combine in a simple ratio is not necessary. नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट, उसी में लिखो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। मैं यहां लिख रहा हूं, इसके आगे नॉन लगा देना। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट। देखो डाल्टन का यह मानना था कि कंपाउंड जब भी बनेगा उसमें एटम का रेशियो सिंपल रेशियो आएगा। जैसे क्या NaCl एक कंपाउंड है, उसमें रेशियो है बेटा 1:1। देखो Na1, क्लोरीन भी 1। अच्छा, MgCl2 देखो, रेशियो क्या है? 1:2। बट ये कंपलसरी है, ये सिंपल रेशियो होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू होगी, कंप्लीट वैल्यू होगी। सिमिलरली बताओ तो AlCl3। अच्छा, तो बेटा इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। क्या कहते हैं?
ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलो तो इनमें तो सिंपल रेशियो होता है। अब ये देख, तो ये Fe 0.95 हो, निकल 0.98 हो, तो इसमें रेशियो क्या आया 0.95:1। और इसमें क्या आया, ये तो कुछ अजीब नहीं है, इसमें सिंपल होल नंबर नहीं है, इसमें कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को, हाँ, तो डाल्टन जो कहता है वो यहां तक तो ठीक है, बट इस तरह के कंपाउंड में वो फॉलो नहीं होता। समझ आया? ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, घर जाके सर्च करना, सिर्फ इतना लिखना एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, हम तो 2 ही लिख रहे हैं अभी। मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं आप? तो डाल्टन का तीसरा पोस्टुलेट भी गलत हो गया। अरे बाप रे बाप, तो उसने कुछ सही बोला था कि नहीं? सब गलत हो रहा है? नहीं, सब गलत है उसका। पहले ये 2 एग्जांपल लिख लो। इस तरह के कंपाउंड का सिलेबस में डिटेल में एनालिसिस नहीं है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखे गए हैं पीवाईक्यू में, तो वो करेंगे। चलो बेटा, पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता था? अरे बाप रे, गजब, ये भी गलत है भाई। एटम को बेटा आप बना भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो। ये हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था। जैसे कि बेरिलियम है बेटा, बेरिलियम 49, उसके ऊपर आप अल्फा पार्टिकल का बोmbardment करवाओ तो बेटा कार्बन बनता है और न्यूट्रॉन रिलीज होता है। जो नए बच्चे हैं वो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। ये बेरिलियम का एलिमेंट था जो कि बहुत सारे बेरिलियम एटम से बना होगा। उसको तोड़ के आपने कौन सा एलिमेंट बनाया? तो आपने बेरिलियम के एटम को तोड़ के डिस्ट्रॉय करके कार्बन का एलिमेंट बना भी दिया, और ये लेबोरेटरी में हुआ है। तो एटम कैन क्रिएटेड, कैन डिस्ट्रॉय इन न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं जो समझ रहा, ठीक है? तो आप लिखिए लास्ट पॉइंट, एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉय इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। डन? तो डाल्टन ने कही गई एक भी बात सही नहीं है, पर उसने कब कहा था ये सब? 1808 में। और ऐसा नहीं है कि उसने बोला और उसके तुरंत 5 सेकंड बाद वो सब गलत हो गया, कि यहाँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिख रहा है और बाहर कोई वेट कर रहा है कि तू लिख ले पहले, बाद में तुझे गलत साबित कर दूंगा। तो डाल्टन को गलत साबित करने में काफी साल लगे। जैसे जैसे साइंस की डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे डाल्टन की कही गई बातें गलत होती गई। तो आज की तारीख में मॉडर्न वर्ल्ड में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंट रूल काम नहीं आता, क्योंकि वो जो कहता है वो सब गलत है। देखो, हर एक पोस्टुलेट के ऊपर एक लिमिटेशन है, ठीक है? बट 1897 से पहले हम एटम को ही आधार मानते थे कि जो कुछ है वो एटम ही है। बट थॉमसन ने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, दुनिया पलट गई, जज्बात पलट गए। उसके बाद तो बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी बेटा मेसॉन, कप्पा मेसॉन ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है, वहां तक पहुंच गए हम। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, तो पहला एटॉमिक मॉडल का टॉपिक खत्म हुआ, दैट इज डार्ट। अब नंबर 2 करके लिखो, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का भी बेटा अजीब था थोड़ा।
ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब की? 1897 में। फंडामेंटल पार्टिकल है कितने हमारे पास? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 1897, ये 1917 और न्यूट्रॉन हुआ बेटा 1932। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके लगभग 20 साल बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो जैसे ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, उसके अगले ही साल उसने अपने एटॉमिक मॉडल को भी लॉन्च कर दिया। लॉन्च का मतलब रॉकेट की तरह लॉन्च किया, ऐसा नहीं, पब्लिश कर दिया, पेपर में पब्लिश कर दिया कि भाई उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर ली कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल एटम नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसके अगले ही साल थॉमसन ने कहा कि देखो भाई एटम ऐसा होता है, डाल्टन को भूल जाओ, वो मर गया, गुजर गया, उसके आत्मा को शांति मिले, बट वो सब गलत है, एटम ऐसा होता है। बोले कैसा? बोले ऐसा गोलाकार। अच्छा, गोलाकार में और स्फीयर में फर्क होता है? तो ये स्फीयर है कि गोलाकार? हाँ, दिखने में, बट एटम स्फीयर होता है। आपकी मम्मी जो बंगड़ी पहनती है ना, बंगड़ी, दैट इज सर्कल। और फुटबॉल का बॉल होता है ना, दैट इज स्फीयर। एक 2D है, एक 3D है। स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर स्क्वायर कि पाई आर क्यूब, क्यूब, और सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना बेटा। एटम स्फीयर होता है, बट ये बोर्ड 2D है, तो दिखने में ये सर्कल लगेगा। तो थॉमसन ने कहा एटम जो होता है ना, वो स्फेरिकल होता है, हैविंग रेडियस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। 4/3 पाई आर क्यूब में आर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो याद कर पाओगे? मीटर का सेंटीमीटर कर लेना, होमवर्क। भाई एटम का रेडियस सेंटीमीटर में बताओ, ठीक है। ये कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। उसका ये मानना था कि एटम जो है ना, पूरा पूरा एटम, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या मेरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। अच्छा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है पूरी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल, मैं वेइंग स्केल पे खड़े हो जाऊं, अभी वो नहीं आता वजन करने का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाऊं चंपल निकाल के, मान लो मेरा वेट दिखा रहा है 70 kg, इसके आसपास ही होगा, नहीं होगा तो ला दूंगा, इतना इतना होगा, ठीक है। अब मैं शीर्षासन करके वेट करूं तो अच्छा सेम आएगा। अच्छा, ऐसे लेट के वेट करूं तो ऐसे करके 70। अच्छा, मैं से घुटनों के बल बैठ के करूं तो मैं कहीं से भी वेट करूं सेम आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि मेरा इस तरफ वेट ज्यादा है और इस तरफ वेट कम है, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, ये एक्सेप्शनल है, कोई भारी तोंद वाले होते हैं ना, वो अगर तोंद के बल पे वेट करे तो ज्यादा आएगा, ऐसा होगा है क्या? कहने का मतलब वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एटम का भी वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और गजब सुनो, एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। अच्छा, आपको अभी हंसी आ रही होगी, सर क्या आप पढ़ा रहे हो? मैं नहीं बोला बेटा, ये थॉमसन कह रहा था। एटम पूरा किसका बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे फैले हुए होते हैं बीच बीच में। तो थॉमसन का इलेक्ट्रिक मॉडल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो समझा पाया कि भाई आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज, उस समय प्रोटॉन नहीं था। ये कब की बात है? प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई? बट पॉजिटिव चार्ज का बना होता है ये बोल दिया उसने, क्यों? क्योंकि उसको अपने इलेक्ट्रॉन को सेटल करना था। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो थॉमसन का बच्चा है, उसने डिस्कवर किया है, तो उसको वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट भी देनी है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे घुसाए? जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रॉन को घुसा देगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को वो जस्टिफाई कैसे करेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आया? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। तो एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे आया? तो बहुत होशियार था, पहले बोला पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है।
अब कोई काउंटर बैलेंस करे, पॉजिटिव कहां से आया, बोले नहीं आया नहीं, वो तो न्यूट्रल हो गया है ना इलेक्ट्रॉन से। अच्छा मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को मतलब प्रोटॉन नहीं मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर देता, हाँ ऐसा घुमा दिया उसने। तो ये है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अच्छा इसको तरबूज के साथ कंपेयर करता है ये, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, आप 8th 9th में पढ़े होंगे। तो वाटरमेलन को जैसा बीच में काटते हो तो वो रेड रेड नहीं दिखता पूरा, हाँ वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके जो सीड्स होते हैं बीच में से खुपे हुए, हाँ वो इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन का मॉडल वाहियात था, एकदम थर्ड क्लास था, ये सब गलत है, फेरल बीएल पॉजिटिव सब बकवास। बट क्योंकि उसको कुछ करना था इलेक्ट्रॉन को सेटल करने के लिए, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को सेटल करने के लिए करते, इससे भी कर डाला, दुनिया वालों का कर डाला, ऐसा ऐसा सब पब्लिश करके, ठीक है। बट उस समय क्योंकि डाल्टन के बाद एटम के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था, इसने खुल के बात तो की। तो स्फेरिकल, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिविटी, इसका दूसरा नाम ही है वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, राइजनिंग पुडिंग मॉडल। 4 नाम हो गए, इतनी गलत चीजों के भी 4 नाम होते हैं बताओ। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, राइजनिंग पुडिंग। 9th में मुझे पता नहीं इंपॉर्टेंट था कि नहीं, यहां बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल एग्जाम में भी नहीं आएगा, ना ही कोई एमसीक्यू आएगा, बस वो रेडियस याद रखना। हालांकि कोई अच्छा टीचर ये भी ना पूछे, क्योंकि ये भी गलत है, इतना थोड़ी मतलब याद रखना है गलत चीजों को। पर पढ़ लो हिस्ट्री में हम एटम के तक कहां कहां कैसे कैसे पहुंचे, उसकी कहानी है ये, ठीक है। तो अब लिखे, हाँ ये स्फीयर ड्रॉ कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव बता दो। हाँ बेटा लिखिए चीज, जे थॉमसन इन 1898, जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, an atom possesses a spherical shape with radius of 10 raised to minus 10 meter, with radius of 10 raised to minus 10 meter, in which positive charge is uniformly distributed, in which positive charge is uniformly distributed. The electrons are एम्बेडेड, लिखा हुआ है बोर्ड पे, एम्बेडेड मतलब ऐसे खुपा हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड into it in such a manner as to give most stable electrostatic arrangement. An important feature of this model is that an important feature of this model
is that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. This model explains the overall neutrality of the atom. But was not consistent with the result over later experiment. The result of later experiment. Other name of these models are ये लिखा है, नाम लिख लो। प्लम पुडिंग, राइजनिंग पुडिंग एंड वाटरमेलन। चलिए अब हेडिंग लगाइए नंबर 3, रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। into bracket Rutherford's alpha scattering experiment. रुथरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़े हुए हो आप, 9th में आता था ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा पहली बात तो ये रुथरफोर्ड का है ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट किया था गाइगर एंड मास्ट, हंस गाइगर, अर्नेस्ट मास्ट। ये एक्सपेरिमेंट रुथरफोर्ड की लेबोरेटरी में हुआ था, रुथरफोर्ड ने किया नहीं था। एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे? गाइगर एंड मास्ट। रुथरफोर्ड की लेबोरेटरी में, रुथरफोर्ड के गाइडेंस में ये हुआ था, इस वजह से बेटा नाम रुथरफोर्ड का दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि रूल है, मान लो आप लोग कुछ अच्छा काम करोगे तो क्रेडिट मुझे नहीं दोगे, मना कर रहा है वो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होता है। जैसे आईआईटी में, अगर आप एनआईटी में अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपने सुना है पीएचडी एक डिग्री होती है, तो उसमें आपके जो टीचर होते हैं ना, उसको टीचर या सर नहीं बोलते, उसे गाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइड। तो मान लो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर हूं और आप लोग स्टूडेंट हो, आपने मास्टर डिग्री कर ली,
अब आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करके पीएचडी करना चाहते हो, तो आप मेरे पास आए कि सर आप मुझे गाइड करो, तो मैं हुआ आपका गाइड। अब आज की तारीख में कम से कम 3-4 साल लगते हैं पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। तो 4 साल बाद आपको जब डिग्री दी जाएगी और आपका कोई रिसर्च टॉपिक हो जाएगा, मान लो आपका रिसर्च है प्लास्टिक और मैं प्रोफेसर हूँ आईआईटी इंदौर का, तो आपका वो पेपर पब्लिश होगा गूगल पे। तो गूगल पे जो पब्लिश होगा ना, उसमें आपका रिसर्च का जो टाइटल है वो पब्लिश होगा, रिसाइकलमेंट ऑफ प्लास्टिक, ये आपका टॉपिक। उसके बाद आएगा आईआईटी इंदौर, उसके बाद आएगा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद आएगा डॉक्टर विश्वेश पंड्या, उसके बाद आएगा आपका नाम लास्ट में। वो तो गूगल पे दिखता ही नहीं, गूगल पे तो सिर्फ फर्स्ट लाइन ब्लू कलर की दिखती है, उसमें टिक क्यों? क्योंकि बेटा रिसर्च के लिए जो पैसा लगा, जो इंस्ट्रूमेंट लगे, वो सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। तो पहली क्रेडिट मिलती है यूनिवर्सिटी को, फिर डिपार्टमेंट को, फिर आपके गाइड को, लास्ट में आपको। तो एक्सपेरिमेंट करेगा कौन? गाइगर एंड मास। गाइड करेगा कौन? रुथरफोर्ड। इसलिए क्रेडिट किसे मिला? रुथरफोर्ड को। पर वो 9th में मेंशन नहीं था ये, अब तो 11th में टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट करता है उनके नाम वाम सब डिटेल में लिखे होते हैं। तो अब आपसे कोई कहे ना रुथरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो चुपचाप से मुस्कुराना और निकल जाना। गाइगर एंड मार्स ने किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रुथरफोर्ड। बाकी सारी चीजें आपको पता है। गोल्ड फॉइल लिया था, क्यों? थिन होता है, प्लेटिनम भी होता है। आप बेटा इतने ओबीडियंट स्टूडेंट हो ना कि आपको जो पढ़ाया गया वो मान के आ गए हो आप। ये गोल्ड फॉइल नहीं, एक्चुअल में प्लेटिनम फॉइल लिया था। हाँ, बट फाइनल रिजल्ट गोल्ड फॉइल के साथ किया गया। भाई आपने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है? मेटल को आप छोटे छोटे पतरे में, हाँ तो आप एल्यूमिनियम ले लेते, पतला ही करना था तो ध्यान रखना इसमें सोर्स कौन है? सोर्स अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब कौन? ये 2He4। आपको ये नहीं पता होगा, इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मैं आपको रेडिएशन में तीनों पार्टिकल बताऊंगा, अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। रेडिएशन जो निकलती है, रेडियो एक्टिव रेस, उसमें अल्फा बीटा गामा 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा पार्टिकल यूज हुआ है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली 2He4। हीलियम का पार्टिकल को आप बॉम्बार्ड करवाओगे ना ऐसे, उसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब बेटा गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड वो हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट तो ये था। महंगा भी कितना हुआ है, आज तो है ही, आज तो कोई एक्सपेरिमेंट का सोच ही नहीं सकता है ना कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट करें, नॉट पॉसिबल। बट गोल्ड इस जमाने में नहीं, गोल्ड हर जमाने में महंगा था भाई। जिसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, महंगा हो गई हर जमाने में। तो गोल्ड को लेने का एक रीजन ये था कि वो अनरिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। आपके घर में होंगे किसी के पास गोल्ड के गहने या जो भी है, उसको पानी में डाल दो, क्या होगा? उसको ना रस्ट लगता है, ना वो ऑक्सीडाइज होता है, ना वो रिड्यूस होता है। वो इवन HCl में डाल दो, आपकी लेबोरेटरी में जो HCl होता है, H2SO4 में डाल दो, वो एक्वारेजिया में डिजोल्व होता है बस। एक्वारेजिया सुना है आपने? एक्वारेजिया क्या होता है? H2SO4, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर 1:2:3 प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन पता था आपको? 1:2:3। वो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर वो आपके लैब में नहीं बन सकता, उसके लिए एक अलग से चेंबर चाहिए, क्योंकि वो फ्यूमिंग होता है। मतलब मान लो आपकी केमिस्ट्री की लैब है, तो कोने में एक पार्टीशन किया होगा, वो एल्यूमिनियम सेक्शन का विंडो वाला, उसके अंदर आपको मास्क वास्क पहन के जाना है, एक्वारिजिया बना के तुरंत बाहर आके विंडो बंद कर देनी है, ताकि जो भी फ्यूम्स हो वो बाहर चली जाए, गैस लेबोरेटरी में ना आए। तो एक्वारिजिया में बेटा पत्थर डालोगे तो पत्थर भी डिजोल्व हो जाएगा कुछ टाइम बाद। डायमंड उसमें भी डिजोल्व नहीं होता, गोल्ड उसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो क्योंकि गोल्ड फॉइल काफी कम रिएक्टिव होता है, मान ले तूने और कोई मेटल ले लिया सस्ते के चक्कर में, कि सर सस्ता करो निपटा लो, अब आप डाल रहे हो अल्फा पार्टिकल जो बेसिकली रेडिएशन है। पता चला रेडिएशन का रिएक्शन हो गया और रेडिएशन बढ़ गई,
तेरा मुंह फूल गया, एक्सपेरिमेंट खत्म होते होते तू टेढ़ा हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, ऐसा सब नहीं करते ना, क्योंकि जनरल केमिस्ट्री के लिए लेबोरेटरी में उस समय रेडियो एक्टिव सूट पहन के थोड़ी कोई एक्सपेरिमेंट करता था, है ना। तो मटेरियल ऐसा चूज करो जो हार्मफुल ना हो। जनरली हमें पता होता है कि भाई गोल्ड है तो वो रिएक्ट नहीं करता, बट एक्चुअल में गोल्ड फॉइल की जगह प्लेटिनम के साथ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। फाइनल रिजल्ट गोल्ड फॉइल के साथ पब्लिश हुआ। तो जो मिथ है उसको भुला दो। क्या? पहली बात तो ये रुथरफोर्ड का था ही नहीं। दूसरी बात, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नहीं था, प्लेटिनम के साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। गोल्ड फॉइल क्यों? क्योंकि वो काफी अनरिएक्टिव मेटल है, तो प्लेटिनम के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, बट फाइनल रिजल्ट गोल्ड फॉइल के साथ पब्लिश हुआ। इसकी जो डायमीटर थी वो बहुत छोटी थी, 100 न्यूटन मीटर की। तो बेटा ये जो गोल्ड फॉइल है वो बहुत सारे गोल्ड के एटम की बनी होगी। अब ये जो है वो है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। पीछे आपने स्क्रीन लगा रखी है, वो याद करो ZnS। अगर अल्फा पार्टिकल यहां टकराएंगे तो स्पार्क होगा बहुत सारा, वरना अल्फा पार्टिकल दिखेंगे कैसे? तो इसे बोलते हैं डिटेक्शन स्क्रीन। डिटेक्शन स्क्रीन। अब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो बेटा इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, सब निकलेंगे। तो इसको सीधा रखने के लिए बीच में स्लिट लगाई गई। एक पतली सी विंडो होती है, बस छोटी सी जगह होती है, तो बाकी सारे तो यहां रुक जाएंगे, जो स्लिट में से है ना स्ट्रेट रेस निकलेंगे। तो भी ऑब्जर्व किया तो पता चला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए। ये सब पता है आपको, रिजल्ट पता है ना इसका। भाई बहुत सारा अल्फा पार्टिकल यहां स्पार्क होता है बहुत सारी बार। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो यहां डेविएट हुए, बस कुछ, मतलब 1000 में से एक, और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो यहां वापिस आया। आपको कैसे पता सर? सोर्स से जितने अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए उसको काउंट किया गया। ये जो सोर्स है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है कि वो आपको स्क्रीन पे बताएगा कि कितने अल्फा पार्टिकल छोड़े आपने। तो बोले 20,000। यहां स्पार्क कितना हुआ? तो बोले 19,800। यहां स्पार्क कितना हुआ? तो बोले 200। वापिस कितने आए? बोले कुछ आया ही नहीं, तो बाकी जो बचा वो वापिस चला गया होगा। एक्चुअल में रिजल्ट ऐसे मिलता है, समझ आया? अब रूथरफोर्ड के पास गए ये लोग कि सर ऐसा है। रूथरफोर्ड बोले नहीं नहीं, थॉमसन दोस्त है मेरा, ऐसा नहीं हो सकता, फिर से एक्सपेरिमेंट करो। जैसे आप कुछ लेकर आओ जो केतु सर को अपोज करता हो, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं नहीं नहीं, फिर से ट्राई करो, केतु सर मेरे दोस्त है, ऐसा मत करो, केतु सर ने कहा होगा वो सही ही होगा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उन लोगों ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो सेम रिजल्ट आया। अब दोस्त बोस्त ठीक है, खुद को भी महान बनना है ना। तो रुथरफोर्ड बोला भाया थॉमसन मेरे उसको निचोड़ देता हूं, ठीक है लाओ एक्सपेरिमेंट का डेटा लाओ। अब बोले ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, मतलब एटम खाली होगा, एटम में कोई मास पास नहीं है। थॉमसन झूठा है, झूठ बोला वो। आप एक बात समझो, मैं ये पेन उठा के दरवाजे पे मारूं तो बाहर चली जाएगी कि टकरा के नीचे गिर जाएगी? ये बात है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के पास खुद का कुछ मास है ना, तो मास कंटेनिंग चीज से टकराएगा, तो ये आर पार कैसे हो गया भाई? आर पार कैसे हो गया? मतलब एटम खाली है, उसमें कोई मास वास नहीं है। थॉमसन झूठे कहीं के, पहली बात। दूसरी बात, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। हाँ क्या बात है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। नहीं, एटम का एक छोटा सा एरिया ही है जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि एक ही पार्टिकल टकरा के वापस आया। 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टकरा के वापस आया। दूसरी बात, थॉमसन झूठा। तो रुथरफोर्ड बोले यार अब तो मजा आया, बोला थॉमसन को बुला। तो थॉमसन को बुलाया, तो पहले जिसकी बेइज्जती करनी होती है ना, उसको पहले थोड़ा बटर लगाना पड़े। थॉमसन को बुला, इधर बैठा, कैसे हो? बोले बस बढ़िया यार, गजब आपका एटॉमिक मॉडल।
क्या बात है, क्या सोचते हो आप, उसको वो गदगद फील होगा, क्या बात, इतना बड़ा साइंटिस्ट मेरे बारे में तारीफ कर रहा है, क्या बात है। मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, बोला अच्छा हाँ चलो आओ 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 मेरे साथ। उसको लेबोरेटरी में ले गया, ये ना, ये सारे पास हो गए, झूठा साला कहेगा, झूठ कराता है लोगों को, क्या है ये सब, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास पॉजिटिव, झूठ बोलता है सब, ये देख। अच्छा, तो थॉमसन की तो बेइज्जती हो गई। थॉमसन ने बोला चलो भाई ठीक है, तू महान है, तुझे मान गया। तो थॉमसन भी कोई हल्का खिलाड़ी नहीं था। थॉमसन ने कहा तेरा एटॉमिक मॉडल बढ़िया है बेटा, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, मेरा बच्चा है तो कोई बात नहीं। तो तेरे पूरे एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? रूथरफोर्ड की फिर से बेइज्जती हो गई, गाइगर मार्क्स को बुलाया, दो झापट मारे, साला मेरी बेइज्जती करवा दी। एटॉमिक मॉडल में रूथरफोर्ड ने इनिशियली इलेक्ट्रॉन की बात नहीं लिखी थी। उसने फिर भी ये बोला कि एटम का मास जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एटम का पूरा मास सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, सिर्फ एटम का सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है। और इतना आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट करके वो चला थॉमसन को झाड़ने। थॉमसन ने सामने उसको झाड़ दिया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन है, हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, हाँ, क्या ये मैंने 10 साल पहले बोल दिया था, हाँ, तेरा एक्सपेरिमेंट 1911 में चल रहा है, इतने साल बाद तुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन तेरे मॉडल में है ही नहीं, कहा इलेक्ट्रॉन कहां है फिर, तो ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो थॉमसन की सामने बेइज्जती हो गई, सॉरी रूथरफोर्ड की। फिर उसने फिर से फाइनल रिजल्ट तैयार किया, उसमें उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, हालांकि उसको उतना भी डिटेल नहीं मालूम था। 1911 पर कहानी रुक गई है, याद रखना ये कहानी कब तक की है, 1911 के बाद एटम के मॉडल में कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि सब थक गए थे यार। तब से चल रहा है ये, 1808 से 1908, 100 साल तक सब लगे हैं एटम के पीछे। एटम क्या होता है सबको जानना है ना, जैसे आज भी साइंटिस्ट किसके पीछे लगे हैं, ये दुनिया कैसे बनी, कितने भारी भारी टेलीस्कोप बना दिए, उसके पीछे कितने करोड़ों का खर्च कर दिया। तो 100 साल से लगे हो, अभी भी एटम के बारे में एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं मालूम। थॉमसन कुछ और कहता है, रूथरफोर्ड कुछ और कहता है, वो कहता है यूनिफॉर्म है, वो कहता है ये है, उसके रेडियस इतनी है, वो पॉजिटिव चार्ज बोलता है, मास बोलता है, ये बोला नहीं न्यूक्लियस होता है। तो बात यह है कि 1911 मतलब 100 साल होने के बावजूद अभी भी हमारे पास एटम के बारे में कोई ज्यादा बढ़िया जानकारी नहीं है, ऐसा कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बात करते हो सर, हमें तो पता है ना कि सर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, ऐसे न्यूट्रॉन होता है, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, पहली रेडियस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी में 8, तीसरी में 1, अगर सोडियम की बात करें तो। बेटा ये अब की बात है, मैं कब की बात कर रहा हूं, 1911 तक तो एटम के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यहां से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और एक महान साइंटिस्ट की एंट्री होती है अब, जिसको पढ़ने के बाद नील्स बोहर, बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था आपने, कुछ नहीं पढ़ा था, आप पढ़ोगे, पढ़ा तो रूथरफोर्ड भी था, है ना, कितना गजब पढ़ा था, गोल्ड फॉइल, रूथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया पढ़ा था। बहुत तो पढ़ेंगे, और बहुत इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते वैकेशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम से कम 6 लेक्चर चलेगा। तो केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, 9, 1.5 महीने तक एक एक चैप्टर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि साइंस में टोटल 16 चैप्टर थे, 10 महीने में सब खत्म हो गए, बराबर। 11th में केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है, पर ऐसे है जिसको खत्म करना एक चैलेंज होता है, और आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के पहले 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर है वो और लंबे हैं, इक्विलिब्रियम, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये 3 चैप्टर 5 महीने चलेंगे, नवंबर एंड, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फाइनल एग्जाम अप्रैल में। तो ये 5 चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ लिए तो 12th माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर ये 5 चैप्टर में आपने थोड़ा ऊंच नीच कर लिया तो 12th में फिर से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों का टोन अलग अलग है मेरा। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि 11th है, देख लेंगे, अभी तुझे देखने आएंगे घर पे सब, 11th 12th पूरा कॉम्बो है, ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना।
अगर आपका 11 का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, मोल कॉन्सेप्ट में ग्रिप है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीओसी, ये 6 चैप्टर में अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो 12th में बेटा बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत है, वहां मुझे आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 12th कहने के लिए 1 साल है। 12th का जो सारा मामला है वो 8 महीने का है। अप्रैल में शुरू होकर दिसंबर में खत्म। काउंट कर लो कितने महीने हुए। तो वहां मुझे बेटा, यहाँ मुझे पूरा 1 साल मिलता है 9 चैप्टर के लिए, वहां मुझे 8 महीने मिलते हैं 10 चैप्टर के लिए। तो वहां मेरे पास आपके ऊपर दया खाने का समय नहीं होगा। 12th का एक ही रूल है, नो मर्सी, दया नहीं करने की, क्योंकि जो एग्जाम पेपर बनाएगा वो भी तेरी दया नहीं खाएगा, तो मैं क्यों खाऊं। तो टफ बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। वहां अगर मेरी स्पीड को मैच करना है तो अभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर में 2 ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अभी चीजों को समझते जाओ, अपने अंदर में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सोचते जाओ, क्विज को सॉल्व करते जाओ। मैं हर वीक में कम से कम एक तो भेजता ही हूँ क्विज, जो नए बच्चे हैं वो भी सुन ले। क्विज आएगी मोबाइल पे, उसको सॉल्व करना है, क्योंकि समझ गए बात खत्म, ऐसा नहीं, उसके एप्लीकेशन पर भी ध्यान देना है। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया मेरा? सच बोल। अच्छा, ये तो ना है। अब पनिशमेंट, 3 सब्सक्राइबर लाना है आपको, है ना? एक आप, एक पापा, एक मम्मी, सारा कर लिया है आपने। अच्छा, तो ये जो लेक्चर हमने जो आज पढ़ा वो लाइव रिकॉर्ड हो गया है। आप घर जाके इसको फिर से रिवाइज करना चाहो, मेरा चैनल का नाम बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं वो उसको फिर से रिवाइज करना हो तो कौन सी प्लेलिस्ट में जाओगे? ये चैनल को विजिट करना, प्राइवेट वीडियो है, सब्सक्राइब करोगे तभी दिखेगा। 11th इंग्लिश जो आपका क्लास है वो, उसकी प्लेलिस्ट में जाना। जो लेटेस्ट वीडियो होंगे वो सबसे नीचे होंगे आखिर में, जो ऊपर है वो पुराने होंगे लास्ट ईयर के। तो स्क्रॉल करते जाना, सबसे लास्ट में जो वीडियो आएगा वो लेटेस्ट होगा, उसका प्रीवियस वो प्रीवियस वाला, उसका प्रीवियस, उसका प्रीवियस, ऐसे ऐसे। तो आज के कोई टॉपिक में समझ नहीं आया तो घर जाके आप ये लेक्चर फिर से दोबारा देख सकते हो। अब हम कब मिलेंगे? वेडनेसडे को। कोई कुछ भी बोले बेटा, मैंने जो बोला था मैं वही टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, कुछ टाइमिंग चेंज नहीं। यहाँ से कॉल आया, टाइम कंफ्यूजन हुआ, कुछ नहीं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को सिर्फ बैकअप लेक्चर होता है। लास्ट फ्राइडे क्योंकि कोई नया बच्चा नहीं था इसलिए नहीं था। फ्राइडे को रेगुलर क्लास नहीं होगी पूरे साल, नहीं बेटा। जून के बाद तो रेगुलर जो वीकली शेड्यूल होता है वही। अभी जैसे ये कुछ नए बच्चे हैं उनको बैकअप करवाना पड़ेगा वो सब। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पुराने वीडियोस में आपको उसमें से हिंट लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर।